ভোটের আগে কলকাতা পোর্ট বিধানসভা এখন শুধুই একটি নির্বাচনী কেন্দ্র নয়, এটি পরিণত হয়েছে সরাসরি আদর্শের সংঘর্ষে। একদিকে বহুদিনের পুরনো প্রভাবশালী নেতা ফিরহাদ হাকিম, যার বিরুদ্ধে বারবার উঠেছে তুষ্টিকরণের রাজনীতির অভিযোগ। প্রশ্ন উঠছে, একটি বিশেষ ভোট ব্যাংকে কেন্দ্র করেই কি তৈরি হচ্ছে তার রাজনৈতিক সমীকরণ? অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী রাকেশ সিং, যাকে লড়াকু মুখ হিসাবে সামনে আনছে দল। জেল থেকে বেরিয়েই সরাসরি ভোটের ময়দানে নেমে তিনি নিজেকে পরিবর্তনের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরছেন। এই লড়াই এখন শুধুই প্রার্থী বনাম প্রার্থী নয়, এটি পুরনো দাপট বনাম নতুন চ্যালেঞ্জের সংঘর্ষ। এই ইস্যুতেই পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো চিফ সঙ্গীতা ঝা সরাসরি কথা বলেছেন বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিং এর সঙ্গে। कोलकाता पोर्ट की सियासत इस वक्त जो है दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इसके पहले हमने आपको जनमंच से दिखाया था कि किस तरह से कोलकाता पोर्ट विधानसभा में जनमंच करने के दौरान जो है ये देखा गया कि जो टीएमसी के नेता हैं उनके साथ उन्होंने पत्रकार यानी कि मेरे साथ धक्का मुक्की भी की और इस दौरान कई बहस भी हुई। कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर भटकाने की कोशिश की गई और उस दिन भी मैंने कोशिश की थी कि राकेश सिंह जिसे मिला जाए, उनसे बात की जाए और इस मुद्दे पर भी जो उनके वर्तमान में विधानसभा में जो मुद्दे हैं उनको लेकर उनसे बात की जाए। लेकिन उस दौरान राकेश जी से बात नहीं हो पाई थी, जिसका कारण है उनका स्वास्थ्य जिस वजह से बिगड़ा हुआ था, जिस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज मैं आ पहुँची हूँ सीधे सीधे राकेश जी के पास और उनसे जानना चाहूँगी कि ये जो कोलकाता पोर्ट विधानसभा है राकेश जी, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो मुस्लिमों की संख्या है 60% से ज़्यादा है। आंकड़े तो बताते हैं 60% है, लेकिन अगर हम ज़मीनी तौर पर देखें तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो किस तरह से आप इन आंकड़ों के साथ ज़मीन पर कार्य करेंगे और जिस तरह से जो हुड़दंगबाजी चलती है, जिस तरह की घटनाएं पत्रकार के साथ यहाँ पर हो जाती है, तो आम जनता की स्थिति क्या है? आप तो यहीं के रहने वाले हैं, पहले आप कांग्रेस में थे, अभी आप बीजेपी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मुस्लिमों के साथ में भी एक संख्या है जो उसके अंदर थोड़ा इंसानियत है, राष्ट्रवादी है। इसके अलावा महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवार से अलग होकर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हैं और इसलिए देती हैं कि जो 3 तलाक का मामला है वो उनका हक और हुकूक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मेरे ताकतवर नेता मोदी जी के सरकार में पाई हैं, इसलिए वो मिलता है। ये सब वोट हम लोगों को मिलने वाला है और हम लोगों का धर्म को कुछ गलत बता के वोट नहीं मांगना है। वो जो लुटेरे जो टीएमसी के साथ जो मुसलमान हैं जो डराते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, उन लोगों का चेहरा जो है नकाब को खोल देना है। तो अभी आप ठीक है, वैसे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कहा यह जा रहा था कि आप कहीं ना कहीं ज़मीन पर नहीं हैं, आप डर गए हैं, भाग गए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था उसी रात से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही अस्वस्थ था और उसके अर्ली मॉर्निंग हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और सबके आशीर्वाद, ईश्वर आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं का प्यार से हम अभी एकदम बहुत स्वस्थ हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं और मेरा जीत बहुत करीब है, इसलिए हम कहीं पीछे नहीं हैं। तो आपकी रणनीति इस बार क्या होगी? आप जब ज़मीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किस रणनीति से मतलब आप ज़मीन पर निकल रहे हैं? क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा टफ है। वैसे तो आप दिग्गज नेता की श्रेणी में आते हैं, दिग्गज नेता कहा जाता है, अच्छी फाइट देते हैं, तो इस बार के चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति उन लोगों का हर जो दुर्नीति है और जो उन लोगों का अत्याचार है, इसके खिलाफ में हर जन जन के पास पहुंचना है और हम लोग जो संकल्प जो लिए हैं यहाँ की जनता को बताना है और लोकल भी जो प्रॉब्लम है उसको जनता को विश्वास दिलाना है कि हम लोग करेंगे, काबिल है हम लोग करने के लिए। जेल से आने के बाद आपको क्या बदलाव दिखा? आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं, कुछ हद तक तो आप गए हैं, तो क्या बदलाव क्या देख रहे हैं? बहुत सपना देख रहे हैं, बहुत आशावादी हैं, बहुत आशावादी हैं कि एकदम राकेश सिंह मेरे सपने को पूरा करेंगे, भरोसा को पूरा करेंगे और वही चीज़ को लेके हमको आगे बढ़ना है। फिरहाद हकीम पर लगातार आरोप ये लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगते हैं, इसका फ़ायदा क्या मतलब आपको मिलेगा क्या इसका यहाँ पर फ़ायदा?
देखिए पूरा बॉबी हाकिम के साथ पूरा टीएमसी, वो लोग का एक एक भाषा है। वो हम ऑन कैमरा प्रधानमंत्री को साला बोला जाता है, प्लस जिस तरीके से तुष्टीकरण का राजनीति है, जिस तरीके से दुर्नीति है, बहुत सा ही इशू है जिसको लेके हमको जनता के पास जाना है। प्रशासनिक दबाव कुछ महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए प्रशासनिक दबाव तो जो ऊपर से नजर आ रहा है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन अंदर के टीएमसी के लोग और आईपैक के लोग अभी भी बहुत सारे मात्रा में मौजूद हैं। तो बीजेपी जिस तरह से कहा जा रहा है कि परिवर्तन सोचकर आपको मैदान में लाई है, तो क्या सही में परिवर्तन होगा क्या? नहीं, परिवर्तन तो होना ही है। हम लोग एक छोटा छोटा माध्यम है और सब जब एक साथ जुड़ने वाले हैं तो फिर 177 जो हमारे यहाँ के विरोधी दल के नेता माननीय शुभेंदु अधिकारी जी बोले हैं और उनका भी बहुत बड़ा सपना है, वो सब पूरा होने वाला है। अगर आप जीतते हैं तो कोलकाता पोर्ट विधानसभा में पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी, यहाँ के जो स्थानीय है, यहाँ की जो जनता है उसके लिए? महिलाओं का सबसे पहले सुरक्षित देना, सुरक्षा रखना। जैसे हम अपनी माँ बहन बेटी को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरीके से गरीब अमीर हिंदू मुसलमान जितनी भी माँ बेटियां हैं सब सुरक्षित रहें। दूसरा स्वास्थ्य का सेवा, तीसरा आपका ट्रांसपोर्ट का सेवा, ये सब सुविधा रास्ता बहुत सारा टूटा पड़ा हुआ है जो सिर्फ बनता है और महीना दिन के बाद में फिर टूटता है। तो इस तरीका का करना कि जो याद रह जाए। जी। तो ये थे राकेश सिंह जी, जिनका सीधा सीधा दावा है कि कोलकाता पोर्ट विधानसभा में खासकर जो है उन विकास की गति को लाएंगे और विकास की गति को बढ़ाएंगे और जनता पर भी उनका भरोसा है। সব মিলিয়ে কলকাতা পোর্টের এই লড়াই স্পষ্ট করে দিচ্ছে এখানে ভোট মানে শুধু জয়ের অঙ্ক নয়, বরং রাজনৈতিক দিকনির্দেশের লড়াইও বটে। একদিকে দীর্ঘদিনের প্রভাব আর সংগঠনের শক্তি, অন্যদিকে পরিবর্তনের দাবি আর নতুন মুখের চ্যালেঞ্জ। প্রশ্ন একটাই, কলকাতা পোর্টের মানুষ কি আবারও পুরনো সমীকরণেই ভরসা রাখবেন, নাকি তারা বেছে নেবেন এক নতুন মুখ? তুষ্টিকরণের অভিযোগকে কি প্রভাব ফেলবে, নাকি উন্নয়ন ও সংগঠনের দাপটি জিতবে শেষ পর্যন্ত? এখন সব নজর ভোট বাক্সে, কারণ এখানকার মানুষের রায় ঠিক করে দিতে পারে বাংলার আগামী দিনের রাজনীতির দিশা। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।